तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम पार्ट 2। जैसे कि आपने देखा, हम पार्ट 1 ला चुके हैं अपने चैनल पे। आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और मैं कार्ड में भी उसे टैग कर दूंगा। फिलहाल ये उस वीडियो का सीक्वल है, पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Q&A। और पूरा वीडियो देखें, हर एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। और जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि हम टाइमर के साथ चले थे। टाइमर के साथ इसलिए चले थे ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को नाप सकें, परख सकें, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 10 सेकंड का टाइमर है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे और जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आंसर दीजिए और उनके लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाइए। जितने भी पार्ट आएंगे उसके नोट्स बना के ज़रूर रखिए। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर दस अलकनंदा मर्जेस विद भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। अब जो हमारे ये प्रयाग हैं, ये पंच हैं, पंच प्रयाग है। यहाँ 4 ही मेंशन्ड है। पंच प्रयाग में आता है देवप्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। यहाँ 4 मेंशन है, एक नंद प्रयाग मेंशन नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा रुद्र प्रयाग है, जो रुद्रप्रयाग है, वहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। जो विष्णु प्रयाग है, वहां पे अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है। जो कर्ण प्रयाग है, वहां पे अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन होता है। और जो हमारा नंद प्रयाग है, जो इसमें मेंशन नहीं है, नंद प्रयाग में नंदाकनी, एन फॉर नंदाकनी और अलकनंदा का मिलन होता है। तो ये पंच प्रयाग हैं, इनको जरूर नोट कीजिए। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा और चांसेस हैं कि ये आगे भी पूछा जाए। हाँ तो दोस्तों, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमंग हुम वॉज द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट। जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो किन दो शासकों या राजाओं या लोगों के बीच में हुआ था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर में शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी, सेना थी, उसका नेतृत्व, उसकी जो लीडरशिप थी वो किसने करी थी? तो जो लीडर था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस की लीडरशिप कर रहे थे। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिडन है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो पहला ऑप्शन है, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेर शाह सूरी और हुमायूं में 2 बैटल हुए थे। एक तो था बैटल ऑफ चौसा, जिसमें हुमायूं हार गए थे और उन्हें रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा था, बैटल फील्ड छोड़ के एस्केप करना पड़ा था। दूसरा है बैटल ऑफ कन्नौज, उसमें भी हुमायूं भाग गए थे और बैटल ऑफ कन्नौज की वजह से ही शेर शाह सूरी का अफगानों का मेन आदित्य, यानी कि मेन स्थापना हो गई थी दिल्ली के ऊपर। एक तरह से मुगल या एम्पायर जो था वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेली हिल गया था, बंद हो गया था और अफगानों का कंट्रोल हो गया था दिल्ली पे। लेकिन हुमायूं ने शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर सूरी को हरा दिया था बैटल ऑफ सरहिंद में और अपना मुगल एम्पायर वापस ले लिया था, जिससे कि मुगल आगे बढ़ पाए। अब जो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह था, उसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत, लेकिन इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बैटल नहीं दिया गया। अब जो तीसरा है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रांस। नवाब और बंगाल, उनके साथ फ्रांस थे। ये एक तरफ तो नवाब ऑफ बंगाल और फ्रांस और उनके विपक्ष में वर्सेस
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को किसने लीड करा था, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और जो बैटल का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रांस, इसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इसे भी। तो दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि जगदीश खट्टर जो थे फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मारुति सुजुकी ग्रुप इंडिया के, वो 5 हो गए, उनका देहांत हो चुका है कार्डियक अरेस्ट के चलते। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमडीज ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया ग्रुप हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, तो आपका आंसर होगा जगदीश खट्टर। हाँ तो दोस्तों ये रहा थर्ड क्वेश्चन, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इन चारों में से वो कौन सा राइट है जो किसी भी इमरजेंसी, जिसके आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी मेंशन्ड है। फर्स्ट है स्टेट, दूसरी नेशनल और तीसरी फाइनेंशियल। उन तीनों में से कोई सी भी इमरजेंसी लग जाए, इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा राइट है जो सस्पेंड नहीं हो सकता। तो चलिए मैं टाइमर शुरू करता हूँ। और वो इकलौता ही ऐसा राइट है बाकी सब राइट्स में से जो सस्पेंड नहीं हो सकता। आराम से सोचिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो हमारे पास अपनी जान बचाने की क्षमता है, हमारे पास जो हमारा राइट है कि हम अपनी जान बचा सकते हैं, वो हमसे कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बाकी के कुछ राइट्स के बारे में भी जो मैंशनड है उनके बारे में बता देता हूँ। जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल नंबर 21A में मैंशनड है, और ये हमारे 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसमें 5 रिट्स हैं, 5 रिट्स उसमें मेंशन्ड हैं, जो कि है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो। इन 5 रिट्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। अब जो ये राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 में मेंशन्ड है। तो इन चारों के बारे में आप नोट बना लीजिए, ज़रूर एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। हाँ तो गाइस जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं पाया जाता है। वो अगर आप अभी गूगल भी करेंगे तो भी उसके ऊपर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कई सारे आर्टिकल मिलेंगे कि बजट जैसा कोई भी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है। उसकी जगह की स्पेसिफिक टर्म मैंशनड है जो इन चारों ऑप्शन में से एक है। शायद आपने सुना भी हो, अगर सुना है तो आपको ऑप्शन में आराम से दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई करा गया है, बोला गया है, लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में बजट जैसा कोई भी शब्द नहीं है। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हु इज नोन एज द मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है। जिसकी मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जल्दी ही आगे चैनल पे सीक्वल लेकर आऊँगा टाइटल्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सन को जो टाइटल्स गिवन है या इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो टाइटल गिवन है उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा मैं। तो जिसकी समय समाप्त हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो बाकी 3 ऑप्शंस और हैं उनके बारे में और बता दूं। जिसके आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी कहा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामन्ना के नाम से बुलाया जाता था या कहा जाता था। CF एंड्रयूज जो थे उन्हें दीन बंधु की नाम से या उपाधि दी गई थी। अब जो CF एंड्रयूज थे उनके कहने पे ही गांधी जी इंडिया लौटे थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और उन्होंने अपने एक नए एरा की शुरुआत करी थी जिसे हम हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि हिस्ट्री में हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ तो फ्रेंड्स ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन, जो है विच कैनाल ज्वाइंट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। इन चारों कैनाल में से कौन सी कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है।
तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सुइज कैनाल। सुइज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं मैं आपको सुइज कैनाल के बारे में। सुइज, जैसे कि आपको पता ही होगा, सुर्खियों में भी काफ़ी रहा था। सुइज कैनाल के अंदर एक एवर गिवन नाम की शिप अटक गई है, स्ट्रक हो चुके, जिसकी वजह से जो ट्रेड थी, आने जाने का जो रास्ता था, जो ट्रैवल था, उसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो टूरिज्म के मामले में, क्योंकि ये जो सुइज कैनाल है वो शॉर्टेस्ट रूट है एशिया और यूरोप के बीच का। अब बात कर लेते हैं हमारे पनामा कैनाल की। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। जो पनामा कैनाल है वो दो इंपॉर्टेंट ओशियंस को ज्वाइन करती है। पनामा कैनाल अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करती है। तो पनामा कैनाल और सुइज कैनाल दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन हरिकोटा। इन चारों सेंटर्स में से, स्पेस सेंटर में से या रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में से, कौन सा ऐसा सेंटर है जो हरिकोटा में लोकेटेड है। वैसे तो सबने सुन रखा होगा कि हरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च हुई है, रॉकेट लॉन्च हुआ है, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि वहाँ पे कौन सा स्पेस सेंटर लोकेटेड है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में लोकेटेड है। अब मैं आपको बाकी के जो 3 और हैं स्पेस सेंटर, उनकी लोकेशन और बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने छाट के इंपॉर्टेंट ही ऑप्शंस में डाले हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो थिरुवनंतपुरम में है। जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है वो भी थिरुवनंतपुरम में है, लेकिन वहाँ एक जगह पड़ती है थुम्बा, तभी इसका नाम पड़ गया है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अब जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जिसे हम NRSC कहते हैं, वो हैदराबाद में है। तो चारों की मैंने आपको लोकेशन दे दी है, इन्हें ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो गाइस जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाने की वजह से इन चारों में से कौन सी डिजीज हो जाती है। जो डिसीज वाला टॉपिक है वो एग्जामिनर काफ़ी पूछता है एग्जाम्स में, तो एक बार ज़रूर उसे पढ़ के जाएं। तो फिलहाल जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रिकेट्स। रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। अब गाइस, मैं बाकी जो 3 और डिसीज हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है, बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और अगर लॉस ऑफ विजन की जगह आप ये टर्म सुने या ये टर्म देखें एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, ज़ेरोफाइथैल्मिया, ज़ेरोफाइथैल्मिया, तो उसका मतलब भी यही होगा, लॉस ऑफ विजन, और ये पूछा गया हो कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसका आंसर भी सेम होगा, विटामिन ए की वजह से। अब जो अनीमिया होता है, अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो चारों के मैंने आपको बता दिए, इन्हें भी प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो लीजिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है, हु वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ ताजमहल। ताजमहल के आर्किटेक्ट्स कौन थे जिनके द्वारा ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया था कि ये सीढ़ियाँ यहाँ से जाएंगी, ये गुंबद यहाँ होगा, ये चीज़ इसमें यूज़ होगी, वो कौन थे। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन है, आप मुझे जल्दी बताइए। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान आर्किटेक्ट्स थे ताजमहल के, जिन्होंने नक्शा तैयार करा था ताजमहल का। अब गाइस जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में मैं आपको और थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। जो अल बरूनी और अबुल फजल थे वो पोइट्स थे, अपने ज़माने के सबसे उम्दा, सबसे अच्छे पोइट्स में इनकी गिनती होती थी। जो राजा टोडरमल और तानसेन थे वो अकबर के नवरत्न में से 2 नवरत्न ये रहे, राजा टोडरमल और तानसेन। राजा टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस जमाने के अकबर की कोर्ट में, और तानसेन को कौन नहीं जानता। तानसेन एक म्यूजिशियन थे जिन्होंने कई राग लिखे हैं और बनाए हैं। जो महेश दास और अब्दुल रहीम थे,
अब जैसे कि आप बीरबल को तो जानते होंगे लेकिन महेश दास को नहीं, लेकिन बीरबल का ही जो पहले नाम था महेश दास था। तो महेश दास और बीरबल एक ही आदमी हैं। तो अकबर बीरबल के किस्से कौन नहीं जानता। और बीरबल अकबर के सभी रत्नों में से, सभी नवरत्नों में से सबसे ऊंचे थे, सबसे ऊपर थे। और अब्दुल रहीम जो थे वो भी एक पोइट थे, लेखक थे अकबर की कोर्ट में। हाँ तो दोस्तों 10th क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीएम वानी। एक्सटेंडेड फॉर्म को देख कर आप कंफ्यूज ना होइए, एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब फुल फॉर्म ही है। आशा है कि आपको पता ही होगा पहले से। तो जो फुल फॉर्म है पीएम वानी की वो क्या है। आराम से दिमाग को स्थिर रख के पढ़िए क्वेश्चन। तो जो पीएम वानी की फुल फॉर्म है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हाँ तो गाइस जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड। अकबर का जो टॉम्ब है, अकबर की जो कब्र है, वो इन चारों जगहों में से कहाँ पर है। तो गाइज जो हमारे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में अकबर की कब्र है, अकबर का टॉम्ब है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। और क्या पता है आने वाले एग्जाम्स में कौन से मुगल शासक या कौन से रूलर के टॉम्ब के बारे में पूछा जाए। हाँ तो गाइस जो बाकी के तीन हैं, आगरा, लाहौर और काबुल, उनके बारे में मैं और बता देता हूँ। आगरा में शाहजहाँ की कब्र है, ताजमहल में, जो सबको सबको ही टोटली पता होगा, बहुत फेमस है ताजमहल, जहाँ मुमताज की और शाहजहाँ की कब्र एक साथ है। जो लाहौर है वहां पर जहांगीर, जो कि फोर्थ मुगल रूलर थे, उनकी कब्र है। जो काबुल है वहां पे फर्स्ट मुगल एम्परर जिन्होंने भारत में मुगलों की नींव रखी थी, बाबर की कब्र है। तो आशा है चारों का आपने नोट कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करके चलिए। हाँ तो ये लीजिए दोस्तों 12th क्वेश्चन जो है वो हमारे फिजिक्स वर्ड से है, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं पहले आपको वेक्टर का मतलब समझा दूं। वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी वैल्यू और डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, क्लॉकवाइज जा रही हैं, सीधे जा रही हैं, उल्टा जा रही हैं, वो होगा तो उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो दोस्तों पहले हम इस क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको वेक्टर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब जो मास है उसमें हमें बस वैल्यू होनी चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, या सीधे घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। स्पीड जो है उसकी भी हमें बस वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। चाहे आप गाड़ी सीधे चलाएं, उल्टे चलाएं या किसी भी डायरेक्शन में चलाएं, स्पीड तो उतनी रहेगी जितनी आप चलाना चाहें। अब जो वेलोसिटी है उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, लेकिन जिस वेलोसिटी से आप घूमेंगे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, तभी उसे वेलोसिटी कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 वेलोसिटी है। अब पावर के बारे में और बात कर लेते हैं। जो पावर है उसमें हमें बस मैग्नीट्यूड ही चाहिए। पावर कभी माइनस में नहीं होती, कभी प्लस में नहीं होती, वो हमेशा न्यूट्रल ही होगी, इन द सेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कभी माइनस में नहीं होगी। तो गाइज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज बता देता हूँ जो एग्जाम के हिसाब से पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो आप इम्पोर्टेंट देख लीजिए जिससे कि आप उन्हें आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर लें या राइट ऑप्शन पे टिक कर दें। तो कुछ वेक्टर क्वांटिटी हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे वेक्टर क्वांटिटी में तो दो चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका अपोजिट क्या होगा। वेक्टर क्वांटिटी का अपोजिट होगा स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ स्केलर क्वांटिटी और नोट कर लीजिए आप। स्केलर क्वांटिटी में आएंगे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी और पावर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। तो जो 13 क्वेश्चन है वो कहता है कि ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 किसे माना गया है, किसे संबोधित किया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है उसे जानकर आपको काफी गर्व होगा, वो है ऑप्शन नंबर 3, हमारा हैदराबाद, जो कि एक इंडियन सिटी है, उसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिकॉग्नाइज माना गया है, संबोधित किया गया है। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने है 14th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे तो एलआईसी की फुल फॉर्म पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता कब एग्जामिनर का मूड हो कि चलो बच्चों को थोड़ा अच्छे मार्क्स दे दें, फ्री के मार्क्स दे दें। फ्री के तो नहीं, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं बराबर। तो 14 क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एलआईसी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ मोहंती लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो जी 15th क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इराक का पुराना नाम क्या है। जो हिस्टोरियंस ने डिस्कवर करा है एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में या किताबों में, इराक का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, जो मेसोपोटेमिया था, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेसोपोटेमिया है, उसमें कुछ पार्ट सीरिया का, कुछ पार्ट टर्की का और कुछ पार्ट हमारे प्रेजेंट ईरान का मेंशन है। ये तीनों मिला के मेसोपोटेमिया है, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो इराक का था, इसलिए इराक का पुराना नाम मेसोपोटेमिया भी कहा जाता है। अब जो आपको बाकी के 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो ऑप्शन नंबर 1 है बगदाद, बगदाद कैपिटल ऑफ इराक है, इराक का कैपिटल बगदाद है। जो पर्शिया है, पर्शिया ईरान का पुराना नाम था, पर्शिया ईरान का पुराना नाम था। और जो होडू है वो हमारे भारत इंडिया का पुराना नाम था। हाँ तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो है विच एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की पाचन में इन चारों में से कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। वैसे तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो जर्म्स हैं या कीड़े हैं जो भी हैं जो पाचन में मदद करेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे आंतों में ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो पेट में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अब दोस्तों मैं आपको बाकी के 3 एंजाइम के बारे में और बताता हूँ। जो लिपेज है वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसिस है वो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में मदद करता है, और ये भी हमारा एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। हाँ तो दोस्तों जो 17 क्वेश्चन है वो एक जनरल फैक्ट है जो आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए। वो है विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। हमारी जो पृथ्वी पे सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है। टाइमर के साथ चलेंगे तो एफिशिएंसी को नापते हुए चलेंगे, आराम से एग्जाम में टाइम मैनेज हो जाएगा, जिससे कि आपको रीजनिंग या इंग्लिश में या मैथ्स में, जनरल एप्टीट्यूड में अपना टाइम इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल अर्थ का लार्जेस्ट मैमल है। वहीं अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड, भूमि पे सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो उसका आंसर आपका अफ्रीकन एलिफेंट हो जाएगा। दोनों लार्जेस्ट हैं, लेकिन पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट है ब्लू व्हेल और भूमि पे सबसे लार्जेस्ट है अफ्रीकन एलिफेंट। तो दोस्तों 18 क्वेश्चन जो आपके सामने है वो सिविक्स से रिलेटेड है, जो पूछता है फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री ने अपना संविधान सबसे पहले बनाया था।
बस तो चारों देशों के नाम देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपकी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कह देते हैं। उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे पहले बनाया था। अब एक फैक्ट आप इंडिया के बारे में और जान लीजिए, जो है इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हाँ तो दोस्तों 19 क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कई बार फंसते हैं, कई बार। अब इसमें इनकरेक्ट लिखा है, हमें वो वाला पेयर आइडेंटिफाई करना है जो आपस में इनकरेक्ट हो, मिल ना रहा हो। लेकिन बच्चे ऐसा पेयर आइडेंटिफाई कर देते हैं जो आपस में मिल रहा हो, सही हो। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है जो आंसर गलत है वो सही होगा, जो सही पेयर मैच है वो गलत है आंसर। तो चलिए मैं टाइमर शुरू करता हूँ। इनमें हमें ये देखना है कि कौन सा डांस कौन सी स्टेट का है, करेक्टली जो मैच्ड है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमारा ऑप्शन करेक्ट वो होगा कौन सा डांस इनकरेक्टली मैच्ड है स्टेट के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, राउत नाच। उत्तर प्रदेश का डांस नहीं है, राउत नाच छत्तीसगढ़ का एक फोल्क डांस है। हाँ तो दोस्तों 20th क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। अब जितने भी एग्जाम है उसमें बुक से एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बुक्स की भी हम सीरीज करेंगे। मैंने जैसे आपसे पहले वीडियो में भी कहा था कि बुक्स की भी मैं जल्दी एक सीरीज लेके आऊँगा। तो क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो काफ़ी फेमस किताब है, शायद आप जानते हो। लेकिन जो हमारे बेसिक्स होते हैं हम कभी कभी उन्हें भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, याद नहीं रहते। वहीं हम मात खाते हैं और अपने मार्क्स कटवाते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की ये बुक लिखी थी। देता हूँ, जो रस्किन बॉन्ड थे उन्होंने एक बुक लिखी है जो क्वेश्चन में आने लायक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ, मतलब अभी रिसेंटली की सॉन्ग ऑफ लाइफ। जो कालिदास थे उनकी तो काफ़ी सारी हैं, तो आप नोट कर लीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशा, संभवा, मेघदूत, ये चारों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हरिसेना जी थे उनके द्वारा हम समुद्र गुप्त के बारे में जानते हैं, जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। हिस्टोरियन एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। तो हरिसेना जी ने जो बुक लिखी है वो है प्रयाग प्रशीति। प्रयाग प्रशीति। हाँ तो लीजिए गाइस, 21st क्वेश्चन ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड है, जो पूछता है जो सूर्य देव हैं उनका ग्रीक में नाम क्या है इन चारों में से। ये चारों ही ग्रीक नेम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, हीलियोस। हीलियस जो है वो सूर्य देव का ग्रीक नेम है। अब मैं आपको बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में और बताता हूँ। जो हरकुलस था वो हीरो था ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार। एरीज जो था वो गॉड ऑफ वार था। आपने एक बहुत फेमस गेम भी सुना होगा गॉड ऑफ वार के नाम से, जिसमें एरीज की भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके इर्द गिर्द ही ये गेम बना हुआ है। जो ज्यूस है वो गॉड ऑफ ओलंपस है। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार जो ज्यूस है सारे देवी देवताओं का राजा है। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव है, वैसे ग्रीक मिथोलॉजी में ज्यूस है। हाँ तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, जो है विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया। महलों की नगरी किसे कहा जाता है भारत में? भारत में कई बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े महल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महल जो है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा महल है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं पहले। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। कोलकाता को महलों की नगरी या सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है। तो लीजिए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन रिवर्स से रिलेटेड आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही हमारा पैटर्न भी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कहता है ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर बताइए इन चारों नदियों में से। जो नर्मदा रिवर की जुड़वा है इन चारों नदियों में से, उसे राइट टिक कीजिए। नर्मदा नदी की जुड़वा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को नर्मदा रिवर की जुड़वा भी कहा जाता है।
और जो ताप्ती नदी है उसे तापी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन कहता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन, किन दो राजाओं, शासकों या लोगों के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल किन किस समय, किस साल में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। तो ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच था। लेकिन अकबर ने अपने एक ऑफिशियल, अपने एक मुलाजिम मान सिंह जी को महाराणा प्रताप जी से लड़ने भेजा था। और ये जो बैटल था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये 1576 में हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1576। तो चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे। ज़्यादातर एग्जाम्स में फर्स्ट को ही फोकस किया जाता है, क्योंकि लास्ट तक तो अभी कोई चीज़ पहुंची नहीं है, बहुत कम ही चीज़ें लास्ट तक पहुंची हैं। फर्स्ट पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, फर्स्ट मिस यूनिवर्स, फर्स्ट मिस इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो फिलहाल फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, जो कि हैं बलदेव सिंह छोकर जी। बलदेव सिंह छोकर जी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब जो के एम करियप्पा साहब थे वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे आज़ाद भारत के। बिपिन रावत जो हैं वो प्रेजेंट हेड ऑफ स्टाफ है, हेड ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हैं वो इस समय। जो जगजीवन राय जी थे उन्हें हम बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, और वो फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे आज़ाद भारत के। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे ऐसे हम इस सीरीज़ के सिक्वल लाते रहेंगे, पार्ट 3, पार्ट 4 और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जीके जो सब्जेक्ट है, जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये आपको पास्ट में भी जाना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के भी प्रेडिक्शन देखने पड़ेंगे, आपको जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो चलिए, ज़्यादा वक्त आपका मैं टाइम नहीं लेता हूँ और वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अपना आखिरी स्टेटमेंट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली